जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज के अंक में हम एक ऐसे चिकित्सक से, एक ऐसे डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो इन दिनों बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वार्ड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। निरंतर कोरोना के मरीजों की देखभाल करना, उनके लिए आवश्यक जो भी चिकित्सीय उपचार है वो उनको उपलब्ध कराना और इसके साथ साथ स्वयं को भी कोरोना के वायरस से बचाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है आज चिकित्सा जगत के सामने। कैसे चिकित्सक वहाँ अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने को बचा रहे हैं, आज हम ये बात जानने का प्रयास करेंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश सिंह से। और साथ ही साथ हम बात करेंगे डॉक्टर सुरेश सिंह की पत्नी श्रीमती मनीषा सिंह से, जिन्होंने डॉक्टर सुरेश को तैयार किया है कोरोना वार्ड में कार्य करने के लिए और किस प्रकार से वो महसूस कर रही हैं, कितना चिंतित हैं वो। ये सारी बातें आज हम आपको सुनवाएंगे इस बातचीत के द्वारा। इसके अलावा हम आज आपको बेचन राम और साथियों की आवाज में एक लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर सुरेश सिंह और मनीषा सिंह से की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना से जंग जारी है। देश के तमाम चिकित्सक अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग करके कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं। वो कितना जोखिम उठा रहे हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं उन मरीजों के इलाज के लिए, क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इतना ज़्यादा छुआछूत की बीमारी है जिसके स्पर्श मात्र से, नज़दीक आने मात्र से ये बीमारी दूसरे को हो सकती है। ऐसे में इस कोरोना के वायरस से सबसे ज़्यादा जो जोखिम भरा जिनकी स्थिति है वो डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर और नर्सेज जो लगातार उन मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनके लिए कितना खतरा है ये वहाँ उस वार्ड में स्वयं जाके ही जाना जा सकता है। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे ही चिकित्सक से जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार जोखिम उठा रहे हैं। उनको क्या महसूस हो रहा है, जो इस बीमारी से बीमार हैं लोग, उनकी सेवा करके, उनके इलाज करके। आइए हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आप हैं डॉक्टर सुरेश सिंह, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेकिन इन दिनों कोरोना वार्ड में आपकी ड्यूटी है और आप उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। जी जी डॉक्टर साहब, लगभग 2 महीने बीत गए हैं लॉकडाउन के। जी जी। और 2 महीने में हम लोगों ने कोरोना से जो लड़ाई थी उस लड़ाई में बहुत आगे आ गए हैं हम।
लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1 लाख से भी अधिक मरीज भारतवर्ष में पाए गए हैं। हालांकि उनमें से बहुत बड़ी संख्या ठीक होकर घर जाने वालों की भी है। ये बीमारी जिस रूप में आई डॉक्टर साहब, अचानक से आई और सभी लोगों के दिल सहम गए, धड़क गए कि पता नहीं क्या होने वाला है। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ लोग और घबरा गए इससे। आप चूंकि चिकित्सक हैं और आप लगातार इस बीमारी के विषय में अध्ययन कर रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली होंगी। आप इस बीमारी को किस प्रकार का खतरा मानते हैं? सर, जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना ऑलरेडी विश्व को पूरा प्रभावित कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा संक्रामक है। जैसे WHO ने इसे महामारी का घोषित कर दिया है। जी जी। अब जैसा कि ये 2019 दिसंबर में चाइना से फैला था और आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर चुका है। हमारा देश छूता नहीं रहा, वो भी लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो ये रोग पहले भी हुआ करता था। जिस तरह से कोरोना और भी सर्दी जुकाम होता था, वायरल फीवर होते थे, जिसमें लक्षण बुखार, गले में खराश, सर्दी, ये सब होता था। अधिकांश मरीजों में यही लक्षण पाए जा रहे हैं कोरोना में। लेकिन अन्य पहले जो वायरल होते थे और इसमें में फर्क ये है कि ये संक्रामक बहुत ज्यादा है। इसके जेनेटिक्स में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसमें कि इसकी फैलने की क्षमता, जो संक्रमण क्षमता, वो बहुत ज्यादा है। अदरवाइज पहले सर्दी जुकाम होता था, नॉर्मली मरीज ठीक हो जाते हफ्ते में। अब इसमें अगर जो मरीज सीरियस हो रहे हैं, अब ये किसी के निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति सीरियस हो रहा है, लेकिन जैसे कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं या बूढ़े हैं, या जिनमें हार्ट की बीमारी है या टीबी है, सांस फूलने की बीमारी है, अन्य बीमारियों से परेशान है, HIV है, ऐसे मरीजों में संक्रमण ज्यादा हो रहा है। इन्फेक्ट तो सभी हो रहे हैं, लेकिन ये प्रभावित सबसे ज्यादा ये लोग हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की ही संक्रमण, अगर जो स्थिति बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उन्हीं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है और उन्हीं लोगों की डेथ होने की संभावना ज्यादा बन रही है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया और दुनिया के सारे देशों ने लॉकडाउन किया जी, और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन ही इसका सबसे बेहतर उपाय है। लॉकडाउन का जो गवर्नमेंट की तरफ से और सरकार या स्वास्थ्य विभाग से जरूरत इसलिए है कि सर, ये जो फैल रहा है हम लोगों के कांटेक्ट से होता है, हम एक दूसरे के संपर्क में आते, इसके ज्यादा फैलता है जी। तो लॉकडाउन करने के लिए था कि सारा जो मोमेंट था, जहाँ भीड़ लोग जाया करते थे, हॉस्पिटल हो, सिनेमा हॉल हो, जो भी सार्वजनिक प्लेसेस है, पार्क है या एयरपोर्ट है, बसेस है, वहां पे लोग नहीं, अगर एक व्यक्ति भी पॉजिटिव चला गया तो उस भीड़ में जहाँ चारों तरफ आपसे सट के लोग जा रहे हैं, वो काफी लोग संक्रमित हो जाते हैं। जिसकी वजह से लॉकडाउन से सभी लोग जिनको भी इन्फेक्शन हो रखा, वो या तो अपने घरों में है या जहाँ फंसे उन्हीं जगहों पे है, तो वो फैलने वाला स्पीड कम हो गया जी। तो लॉकडाउन से आज जो हमारे यहाँ 1 लाख है, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो संख्या कितनी होती, गिनना बड़ा मुश्किल होता। तो लॉकडाउन का पर्पज ये, चाहे वो देश हो चाहे घर हो, जिस व्यक्ति को संक्रमण हुआ वो अगर वो रुक जाएगा, अपने ही घर में रहेगा, कहीं भी वो घर ही में होगा, तो वो अगर 14 दिन में स्थिति उसकी बिगड़ती है, अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो उसका जांच हो जाएगा, वो हॉस्पिटल में इलाज में चला जाएगा सीधे। अगर उसको इन्फेक्शन हो भी गया है, अगर कोई लक्षण नहीं है, तो कम से कम फैलाएगा नहीं और 14-15 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो लॉकडाउन का मतलब कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, चाहे वो घर में हो चाहे कहीं भी हो, गवर्नमेंट कर रहा है या हम आप कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जागरूकता ही सबसे ज्यादा जरूरी है, वो व्यक्ति लेवल से हो, चाहे राज्य लेवल से हो, चाहे देश लेवल से हो जी। तो हम लोगों को दूरी बना के रखना है जितने संभव है कि अगर इस तरह कोई लक्षण है तो फिलहाल हम अपने घरों में सुरक्षित रहें, यही सबसे बेस्ट रास्ता है। क्योंकि अगर संक्रमित हो जाएंगे तो ये ऊपर वाले की मर्जी है या आपके शरीर की अपनी क्षमता है कि आपका कैसा इम्यूनिटी है आप में। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हेल्दी हैं, लेकिन 4-5 दिन में ऐसे लक्षण आ रहे हैं जहां पर मृत्यु हो जा रही है, उस पर कुछ भी वेंटिलेटर देने के बावजूद भी, आसपास सारी सुविधाएं, मेडिकल की सारी इलाज देने के बावजूद भी कुछ भी करने लायक नहीं हो पा रहा है। मतलब सारी मेहनत करने के बावजूद भी मृत्यु को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो गया, ये पूरे विश्व में है। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा सरकार ने भी बताया और भी जो आयुष मंत्रालय है या जो अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, सब ने बताया कि अगर इससे बचना है तो बार बार आप हाथ धोइए और 20 सेकंड तक हाथ धोइए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये जो उपाय हैं डॉक्टर साहब, ये कितना प्रभावशाली हैं और किस प्रकार से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं कोरोना से लड़ाई में हमारी? देखिए सर, होता क्या कि संक्रमण नॉर्मली जो होता है कि 2 ही 3 रास्ते हैं जो हमारे शरीर में जाता है। ये वायरस नॉर्मली अगर हम वायरस का जीवन चक्र देखें तो नॉर्मली ये इंसानों में और जानवरों में पाया जाता है। अब वो उसके शरीर के अंदर ग्रोथ करता है, वायरस 1 से 2 होता है, 2 से 100 सैकड़े हजार होते हैं। अब वो शरीर के बाहर निकलता कैसे? या तो सांस
के रास्ते निकलता है या वो छींकता है उससे निकलता है। तो छींकना और सांस लेना दोनों एक ही रास्ते, फिर मुंह से होते हुए फेफड़े का रास्ता, एक ये हो गया। या दूसरा रास्ता है लैट्रिन और पेशाब का रास्ता हो गया। तीसरा रास्ता है कि ब्लड से हो सकता है। तो ब्लड से भी किसी को चोट लगेगा या ट्रांसफ्यूजन होगा तब होगा, वो बहुत कम होता है। लैट्रिन और पेशाब भी आप दिन में 2-3 बार जाते हैं, लेकिन सांस हर मिनट में हम 14 से 16 बार लेते हैं। तो ये मात्रा सबसे ज्यादा है जो कि हर व्यक्ति हर समय कर रहा है। तो ये रास्ता सबसे ज्यादा होगा। तो अब हमें अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को संक्रमण हो रखा है, तो अगर वो मास्क लगा लेगा तो अगर उसके अंदर वायरस होगा तो वो मास्क से बाहर नहीं जाएगा, मतलब उसके शरीर से बाहर नहीं जाएगा, मास्क के अंदर ही रह जाएगा। दूसरा, अगर जो भी उसके सामने व्यक्ति होगा वो भी मास्क लगाया होगा, अगर 1-2 कण वायरस निकलेंगे तो भी उस दूसरे के मास्क पे जाकर रुक जाएगा। तो मास्क लगाना सबसे संक्रमण का एक बहुत बेहतरीन तरीका होगा कि हम फैलने नहीं देंगे। दूसरा, फैला हुआ तो हमारे शरीर अंदर आने नहीं देगा। तो पहला हो गया मास्क। दूसरा हो गया कि अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं, आप छींकते हैं, नॉर्मली छींकता है तो हाथ लगा लेते हैं हम। तो जब हम हाथ लगा लेते हैं तो हमारे सांस से निकल के वायरस ड्रॉपलेट जो होता है वो हमारे हाथों में आ जाता है। जब हमारे हाथों में आता है तो हम अपने हाथों से छूने लगते हैं। तो आंख का रास्ता है या सांस है तो हम छूते हैं। अब हाथ भी क्या है, ये तो हमारा हाथ हो गया। दूसरा, हम जब कभी किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, अजनबी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे की चीजें हमें नहीं पता है कि कहाँ पे वायरस पड़ा है, मोबाइल है, मॉल की सीढ़ियां हैं, लिफ्ट की सीढ़ी है, कार की, तो कुछ भी चीज अगर हम छूते हैं वो हाथों से ही होता है। तो अगर हाथों से वायरस आपके हाथों में आ गया, अब आंख नाक पे टच करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप कहीं से गए हैं, अगर आपने साबुन धुल लिया, तो अगर अपने हाथों को अच्छी तरह 40 से 60 सेकंड तक किसी भी साबुन से, नहाने वाले कोई भी साबुन से अच्छी तरह आपने हाथ धुला है, तो आपके जो वायरस आपके हाथों में होगा वो वायरस मर जाएगा। क्योंकि वायरस का एक लिपिड लेयर होता है चारों तरफ, वो साबुन के घोल से उसके लेयर टूट जाते हैं और वायरस मर जाता है। या सैनिटाइजर कर लेते हैं, तो सैनिटाइजर 20 से 30 सेकंड तक आप अच्छी तरह से हाथों को बढ़िया आगे पीछे, अंगुलियों को, अंगूठे को, जो बीच में गैप है उन सबको अच्छे से कर लेंगे। तो हाथों में जो वायरस है, जो कॉमन आपके शरीर में एंट्री का जरिया होता है हाथ, उस पर अगर जो पड़ा होगा वो मर जाएगा। तो पहला आपको मास्क लगाना है, दूसरा हाथों को अच्छे धुलना है। तीसरा एक रास्ता हो सकता है कि आप खड़े हैं, हाथ भी मास्क भी लगाए हैं, ठीक, लेकिन अगर आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में खड़े हैं तो वो जब छींकेगा, सांस लेगा, तो उससे जो निकलेगा आपके पास आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आप नॉर्मली क्या होता है, वायरस अगर हमारे अंदर में है, अगर हमारी ताकत अच्छी है तो हम उसे हो सकता है 6 फीट 7 फीट तक छींक सकते हैं। लेकिन हमारी बीमारी है, हमें टीबी या दमा हो रखा है, छींकने की क्षमता कम है, तो हम 1 फुट ही छींक सकते हैं। तो इसका कोई निश्चित डायरेक्शन है, वो 2 फीट तक छींक सकता है, 6 फीट तक। तो जितना दूरी बनाए रखेंगे, आप 1 किलोमीटर दूर है तो कोई व्यक्ति छींक कितना दूर तो नहीं ले जाएगा। तो हम जितना दूर रहेंगे तो हम सामने आएंगे ही नहीं, वायरस हमें मिलेगा नहीं, तो हमें इन्फेक्शन चांस कम। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, जो दूरी बनाना, मास्क लगाना और ये हाथों को धुलना बार बार, यही सबसे ज्यादा प्रिवेंशन के कारण है। जैसे हम लोग पीपी किट पहन के जा रहे हैं, अपने को वायरस से बचा ही तो रहे हैं कि हमें वो छू नहीं सकते। चारों तरफ पैक कर लिया, मुंह नाक कपड़े सारे, तो वायरस अगर आएगा भी तो हमारे टच में नहीं होगा। हम आके फिर हाथ धुलते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली यही सब रास्ते हैं जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी अभी कोई इलाज नहीं आया परमानेंट कि आप ऐसा कुछ कर लेंगे जिससे वायरस मर जाएगा। वायरस को आप पकड़ नहीं सकते हैं, तो आप ऐसे साधन जनरेट कर लिए जिसमें अगर वायरस आएगा टच में तो उसका लेयर डैमेज हो जाएगा, वो मर जाएगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक इस बीमारी से इलाज की बात है, कहा जा रहा है कि इसका जो इलाज है वो अभी कोई निश्चित दिशा में नहीं आया है और बहुत सारे मरीज एसिम्प्टोमेटिक भी हैं जिनके विषय में समय लगता है समझने में कि ये बीमार है या नहीं। अच्छा, और कहा गया कि जो गोरखपुर जिला है, गोरखपुर के आसपास के 4 जिले, इन 4 जगह की जो भी प्रभावित संक्रमित लोग होंगे उनकी जांच बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही हो रही है और फिर उनको भर्ती करने के लिए भी यहीं पर बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं कोरोना के इलाज के लिए, उनके विषय में कुछ बताइए। सर देखिए, जो विश्व लेवल पे जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं कोरोना के इलाज के लिए, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इटली में हो, चाहे हमारे देश में, हर देश की अपने स्वास्थ्य की अपनी एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है। तो अगर हम दूसरी तुलना से करें, ठीक हम अमेरिका से भले पीछे हैं, लेकिन जो इस मरीज के इलाज के हित में चीजें अमेरिका में है, वही चीजें हमारे देश में भी है। तो चीजों की कमी नहीं है, जरूरत तो जैसे आज क्या है कि इस वायरस से लड़ने के लिए कोई परमानेंट इलाज है नहीं, ठीक, कि जब तक वैक्सीन नहीं आते हैं। तो होता क्या, कहीं भी जो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं वो सिम्प्टोमेटिक है। अगर जो मरीज को नॉर्मली क्या होता है कि बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में खराश हो रहा है,
या सांस फूलने की दिक्कत, यही 3 चीजें होती हैं। जब स्थिति बिगड़ने लगती है तब मरीज को जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो नहीं मेंटेन कर पाता तो वेंटिलेटर की जरूरत होती है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वेंटिलेटर हमारे देश में भी है, जो कि मेरे बीआरडी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में भी है, पूर्ण रूप से तैयार है मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे हम लोग की सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो जो इलाज दिल्ली या मुंबई में हो रहा है या विदेशों में हो रहा है, वो इलाज हमारे यहाँ भी चीजें वही हो रही है। अच्छा, निर्भर क्या है कि हमारा कॉलेज बहुत बड़े लेवल पे है, जहाँ पे अच्छा खासा एरिया कवर करता है। जी जी। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि चारों जिला को टेस्ट करना प्रैक्टिकली, तो कहते हैं कि टेस्ट, अच्छा ये जो लैब टेस्ट हो रहे हैं तो इतना फैलने वाला होता है कि हर सभी लैब को अलाउ नहीं किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ सरकार ने उन्हीं लैब को दिए हैं जहां पे सारी सुरक्षाएं हैं कि अगर सैंपल लेने वाला व्यक्ति भी पीपी किट पहन के जाए, जांच करने वाला टेक्नीशियन पीपी किट पहन के जाए, तभी की जा सकती है। तो ये सुविधाएं हमारे मेडिकल कॉलेज में भी है, जहाँ पे मरीजों के सैंपल आ रहे हैं तो उनके जांच किए जाते हैं और रिजल्ट बता दिए जाते हैं चारों जिलों को। बाकी इलाज के लिए हमारा पूर्ण रूप से वेंटिलेटर और वार्ड पूरा, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज एक सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग ही सौभाग्य से कहिए बना हुआ था कि आज पूरा बिल्डिंग ही हम लोग उसी के लिए यूज कर रहे हैं। तो काफी मात्रा में हमारे पास जगह है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं जिनकी ड्यूटी लगती है वहाँ पे, या जो नर्सेज हैं, वो पीपी किट पहनते हैं, अपनी सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। उस पीपी किट के विषय में थोड़ा बताइए कि कितना, कहते हैं लोग कि बड़ा कष्टकर है, बड़ी गर्मी लगती है उसमें, मौसम भी खराब है। तो सर ये है कि पीपी किट का मतलब ये है कि जब हम नॉर्मली कोई भी कपड़ा पहनते हैं, चाहे गर्मी हो है या ठंडी हो, तो उसमें भी अगर आप पूरा पैक कर लिए तो आप ही का ऑक्सीजन, जो आप ही के शरीर से ऑक्सीजन निकलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अगर वो शरीर के बाहर नहीं जाएगा तो वो ऑलरेडी आपके टेम्परेचर देगा। तो हम कपड़ा पहनते चारों तरफ से पैक हो जाता है, तो हम जो सांसें लेते हैं वो भी हमारे उस कपड़े के अंदर ही जाती है, मोस्टली निकलती है। अगर हमने ऊपर से मास्क लगाया है, पूरे कपड़े को पैक कर लिया है, चश्मा लगा लिया है, आंखों के ऊपर अगर हम उसमें लीकोप्लास्ट से चिपकाएंगे नहीं, पैक नहीं करेंगे, तो हमारे आंखों के अंदर जो चश्मा होता है वो पूरा भाप से ढक जाता है। तो दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। तो सही से हम लोगों को ऊपर पूरा नाक के ऊपर मास्क लगाने के बाद उसे सही से पैक करना होता है। अब वो सारी गर्म हवाएं शरीर के अंदर ही होती है, तो सही से जब नहीं निकल पाता तो पूरा शरीर आपका पसीने से भरना शुरू हो जाता है, भाप बन जाता है। तो जब अगर ये हमने मेंटेन कर लिया, आंखों के नीचे अपना लीकोप्लास्ट से टेप लगा लिया सही से, तो भाप तो नहीं बनता है, लेकिन ये आम आदमी के लिए एक लिफ्ट में जो जाता है उसे सफोकेशन होने लगता है। हम तो ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे रॉकेट में जाने के लिए पूरा लैस होकर कपड़ा पहनता है, वैसे ही डॉक्टरों को, स्टाफ को पहनना पड़ता है। तो एस्ट्रोनॉट की तरह हम लोग हो जाते हैं कि हम लोग जैसे जाते हैं कि अंतरिक्ष में जा रहे हैं, उस तरह के कपड़े पहने, लेकिन इतना असुविधाजनक नहीं कि हम काम नहीं कर सके। लेकिन काम तो सभी लोग कर रहे हैं, पहन के कर ही रहे हैं हम लोग काम। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं, इस समय आपकी ड्यूटी भी है वहाँ पे, कैसा महसूस हो रहा है वहाँ पर काम करके आपको? सर ये युद्ध जैसा हाल है, जहाँ पे सारी चीजें कहते हैं कि वार में सब कुछ जायल हो जाता है, ये स्थिति हो जाती है जहाँ पे आप अपने को मरीजों के हित के लिए आपको अपने भी सुरक्षित रखना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना और काम भी करना है। जी जी। कहते हैं कि जो एक तो घर परिवार से महीने भर दूर रहना है, खाने पीने के अपने कपड़े भी खुद ही धुलना है, खुद ही साफ करना है, बर्तन जिसमें हम लोग खा रहे हैं डिस्पोजेबल भले आते हैं लेकिन कुछ चीजें यूज करनी होती है। हम लोग के इलाज के बारे में, फिर इलाज ड्यूटी करने के बाद अलग सिर्फ रखा जा रहा, हम लोग किसी से मिल नहीं रहे हैं, 15-20 मतलब महीना किसी से मिलेंगे नहीं, अपने कार में आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, अपने रूम में आते हैं। जी जी जी। होटल में रुकते हैं आप लोग? हाँ, मतलब हम लोग जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो चिकित्सकों को, रेजिडेंट सभी लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्थाएं देंगे, वहाँ जाना होता है, सीधे हॉस्पिटल निकले अपने कार से अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे और किसी से मिलेंगे नहीं। हाँ, यानी बगल में ही, कैंपस में ही परिवार रह रहा है, लेकिन आप उनसे 1 महीने तक मिल नहीं पाते? नहीं मिल पाते हैं सर। तो बड़ी मानसिक रूप से भी बड़ा कष्टदायक है, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही होगी आपको। लेकिन सर ये तो बहुत ही है, सभी के लिए बड़ा एक कष्टदायक और बड़ा वैसा माहौल है जहाँ पे कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या जिंदगी है। जी जी जी। लेकिन आपके इसी जज्बे के कारण ये कोरोना हारेगा और निश्चित रूप से हम विजयी होंगे, कोरोना के संकट से हम उबरेंगे, ये भरोसा तो पूरी दुनिया को है और भारतवासियों को भी है। आप जिस प्रकार से लगे हुए हैं और मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, और अपनी चिंता तो आवश्यक है, लेकिन अपनी चिंताओं को छोड़कर, त्याग कर आप मरीजों के इलाज में लगे हैं, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत हम साधुवाद आपको देते हैं। हम बात करना चाहेंगे आपकी पत्नी मनीषा जी से। उन्होंने जिस प्रकार से आपको कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने के लिए, जाने के लिए तैयार किया होगा, किस प्रकार से वो महसूस कर रही होंगी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मनीषा जी,
आप डॉक्टर सुरेश जी की धर्मपत्नी हैं और आपने जिस जी प्रकार से उनको ताकत दिया है, एक शक्ति दी है कि वो कोरोना से लड़ाई में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाए हैं। आज वो कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और जी जी लगभग 1 महीने के लिए घर से दूर रहेंगे वो। जी 3-4 दिन बीत भी गया है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो 3-4 दिन का समय बीता है, ये किस प्रकार से बीता, आपने क्या महसूस किया इन 3-4 दिनों में? जी, मतलब ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी गर्व महसूस हो रहा है कि उनके हम धर्म पत्नी हैं और वो वहाँ जाके इतने लोगों की जान बचा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं ताकि कोरोना से डरे नहीं, उनसे लड़े और बचने की कोशिश करें। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात है ये ना। आपका सपोर्ट है उनको, तभी वो हिम्मत करके कोरोना वार्ड में गए हैं और आपके होने से वो घर की तरफ से निश्चिंत है कि घर में बच्चों की स्थिति जी और हाँ, भी जो बिल्कुल जिम्मेदारियां एकदम हैं। निश्चिंत है। पढ़ाई से लेके खाना पीना बनाने, अगर कुछ चीज की जरूरत भी पड़ जा रही है तो शॉपिंग भी इतना है कि हम लोग एक दिन निकल सकते हैं करने के लिए। जी जी तो सेल्स चले जाते हैं, ले आते हैं, हर चीज सारे काम मैनेज हो जा रहे हैं। हाँ हाँ बस हाँ उनकी कमी खल रही है, ये बिल्कुल लग रहा है कि वो बिल्कुल, जल्दी से आ जाए, किस तरह जल्दी से से काम पूरा करके विजेता की तरह आए। हाँ, और उनका हम स्वागत करें। जी 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 बिल्कुल। ईश्वर जरूर ये पूरा करेंगे आपकी इच्छा और वो जरूर विजेता की तरह आएंगे, कोरोना से लड़ाई लड़के आएंगे। अच्छा मनीषा जी, ये जो समय रहा विगत 3 महीने से कोरोना का एक संकट दिखाई पड़ने लगा था, धीरे 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 भारतवर्ष में भी इसने टांग पसारा और जैसे ही पसारा इस पूर्वांचल में, वैसे ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे सबसे ज्यादा दबाव बना, क्योंकि वही एक संस्थान है जहाँ की कोरोना के मरीजों की जांच हो सकती है, जहाँ उनको भर्ती किया जा सकता, उनको अलग थलग रख के मरीजों को उनका इलाज हो सकता था। तो चूंकि डॉक्टर साहब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैं तो उनकी भी ड्यूटी इसमें लगती होगी और उन मरीजों के साथ जब वो इंटरेक्शन उनका होता होगा, उनके इलाज के बाद, उनके पास जाने के बाद जब वो आते होंगे घर, तो एक अजीब सा भय महसूस होता होगा आपको कि वहाँ से आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई वायरस उनके शरीर पे, कपड़े पे कहीं चिपका हो और वो घर के अंदर आ जाए तो आपको या और घर के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनको कहीं ना लग जाए। तो कैसे उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठाते थे? देखिए सर, सबसे पहले तो वो खुद ही अपने सुरक्षा के लिए अपनी फैमिली को या फिर और समाज में रह रहे लोगों को बचाने के लिए वो खुद अपनी सुरक्षा ज्यादा करते थे। वो आने से पहले ही हम लोग को फोन कर देते थे, हम लोग गेट खोल के रखते थे और बाहर ही नहाते थे और सारे कपड़े अपने धुलते थे, मोबाइल चाबी सारे स्टरलाइज करते थे, तभी घर में आते थे। और गोरखपुर तो पहले मेडिकल कॉलेज बहुत पहले से रेड जोन में आ चुका था, तो वहाँ जाना मतलब एक रिस्क रहता था, तो ऐसे प्रिकॉशन लेके आते थे और वो डायरेक्ट उस समय नहीं जाते थे कोविड वार्ड में। लेकिन चूंकि वो क्षेत्र मेडिकल हाँ, वो क्षेत्र पहले से ही मतलब रेड जोन में आ चुका था, वहाँ जाना ही मतलब एक लगता था कि जैसे कहीं कोरोना के पास जा रहा। लेकिन तो ये सब प्रिकॉशन लेते थे, वो खुद लेते थे। जी जी जी। अच्छा मनीषा जी, आप भी सामाजिक सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, आपने भी बहुत सारे समाज सेवा के कार्य किए हैं, करती रही हैं और अभी भी कर रही हैं। इस दौरान जो लॉकडाउन आया और कोरोना का जो संकट आया, इसमें भी आपकी भागीदारी दिखाई पड़ी। डॉक्टर साहब तो मरीजों के मोर्चे पर लड़ाई लड़ते रहे, आप समाज सेवा के मोर्चे पर अपने आप को लगाए रखी। तो क्या क्या आपने इस दौरान कार्य किए हैं समाज सेवा? मैं खुद इनर व्हील रेनबो की प्रेसिडेंट हूँ और हमारा फर्ज भी बनता है कि इन सामाजिक कार्यों में लोगों की मदद करें, क्योंकि हमारे घर में जो दूध देने आते थे, बहुत सारे सब्जी वाले आते थे, ग्रोसरी वाले आते थे, तो उन लोगों को देखते थे वो मास्क नहीं लगाए रहते थे। तो हमारे मन में यही ख्याल आया ना कि हम ऐसा करते, जो घर में हैं बच्चे कपड़े हैं कुछ जो पहले से रखे हैं, उनको बना के मास्क देना शुरू किए। फिर डॉक्टर साहब ये देखे तो उन्हें लगा ऐसा करते हैं ना कि ऐसे तो बहुत से जरूरतमंद होंगे ना, जो हमें उनको जरूरत होगा, हमें देना चाहिए उन्हें। तो वो खुद कहीं से कांटेक्ट करके कपड़े खरीद के लाए, तो उसे बनाए, तो हम लोग बहुत सी जगह दिए। और हम घर से ज्यादा नहीं निकल पाते थे, तो वो जाते थे कुछ स्लम्स एरिया में या गोरखनाथ के मतलब ऐसे एरिया में जहाँ लोग मास्क लगाने तक की कीमत नहीं समझते, उन्हें कैसे लगाना है, कैसे धुलना है। तो ऐसे लोगों को बताना कैसे कोरोना से लड़ना है, कैसे इसमें जीना, ये सब बताते थे और मास्क हम बांटते थे उन लोगों को। बहुत बड़ा काम अभी है।
चूंकि ये वर्ल्ड महामारी डे था, तो उसमें गांव में जाके लेडीजों को या जो प्रवासी मजदूर सब है उनको सैनिटरी पैड बांटे थे अभी 28 को। जी जी जी, निश्चित रूप से ये सारे कार्य ही लोगों को जागरूक बनाएंगे और आपकी जो समाज के प्रति जो भावना है, जो आप सेवा भाव रखते हैं, वो इन्हीं सब कार्यों के माध्यम से सामने आता है। ये जो कोरोना का जो संकट है, ये तो हम जान रहे हैं कि अगर इसी तरह से मुस्तैदी दिखाई जाएगी और लोग इसी तरह से सजग होकर अगर लड़ाई लड़ेंगे, हाँ, इससे खुद से बचना है, लोगों को किस तरह अपना प्रिकॉशन लेना ये जरूरी है, हमें कैसे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, ये सब बहुत। जी 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 जी। चलते चलते मनीषा जी, हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं और आपकी हिम्मत की दाद दे रहे होंगे और आपके जो त्याग है और जो आपकी सेवा भावना है लोगों के प्रति, उसको वो महसूस कर रहे होंगे। आप उनसे क्या कहना चाहेंगी आज के दिन? आज के दिन में तो यही कहेंगे, देखिए सबसे कोरोना फैलने का है बोलने से, छींकने से, खांसने से ही फैलता है, तो इसलिए मास्क जब भी निकले बाहर तो मास्क जरूर लगाएं। और बाहर से कोई भी अगर हम साग सब्जी या सामान लाते हैं ना, बहुत अच्छे से धो के ही यूज करें और लोगों से एकदम सोशल डिस्टेंस बना के ही मिले। जी जी, ये कहना चाहूंगी। ये आवश्यक है। और हाथ भी धुले 20 सेकंड। हाँ, हाथ हमेशा धुलो, मतलब जब भी आए बाहर से तो जरूर धुले, अच्छे से सैनिटाइज यूज करते रहे। जी जी जी, बिल्कुल। आपके जो भाव हैं वो निश्चित रूप से हमारे श्रोता भी उसका पालन करेंगे। डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों, आपके और आपकी पत्नी, जिस प्रकार से ये जो आपने कहा, महसूस किया आपकी पत्नी ने भी कि हम ये गर्व महसूस कर रहे हैं, भले थोड़ा तकलीफ तो है, दुख तो है। सर देखिए, अब देश में हमारे सैनिक होते हैं जो अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इस समय चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, सारे लोग अपने देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। जिंदगी सभी को एक दिन जाना है, लेकिन अगर ऐसे मोड़ पे हमारा जीवन देश के काम आ जाए तो इससे बेहतरीन उपयोग क्या हो सकता है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत ऊंचे विचार हैं आपके। हम इसलिए बार बार सैल्यूट करते हैं आपको और आपको कोरोना योद्धा की संज्ञा इसलिए दी जाती है। सभी लोग मेरे देश से ये सब चीजें खत्म हो जाए, हम सभी लोग मिलकर अपने देश को इस चीज से आजाद दिला सके, जीवन लोगों की सुरक्षा रख सके। जिंदगी जरूर जीतेंगे सर, देर है अंधेर नहीं है, बस सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग अपना नियम का पालन करें, सरकार और स्वास्थ्य विभाग हर जो दिए गए दिशा निर्देश उनका पालन करें, ताकि हम लोग जंग जरूर जीतेंगे सर। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस चीज के लिए, हम जागरूकता के लिए लोगों को शामिल किया, लोगों को अपनी बात मेरी पहुंचाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सुरेश सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा सिंह। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बेचन राम और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। कांधा से लड़ी लड़ी बवारिया बसूरिया करी करी, कांधा से लड़ी लड़ी बवारिया बसूरिया करी करी, कांधा से लड़ी लड़ी बवारिया बसूरिया करी करी। जो पावती तोहरी बसूरिया जो पावती, कांधा तोर जादू मो भूलवती हो, तोहरी बसूरिया जो पावती, कांधा तोर जादू मो भूलवती हो, तोहरी बसूरिया जो पावती, कांधा तोर जादू मो भूलवती। तोहरी बसूरिया जो पावती, कांधा तोर जादू मो भूलावती हो, तोहरी बसूरिया जो पावती, कांधा तोर जादू मो भूलावती हो, तोहरी बसूरिया जो पावती, कांधा तोर जादू मो भूलावती। पाछे सवातिया पड़ी पड़ी, पाछे सवातिया पड़ी पड़ी, बवारिया बसूरिया करी करी, पाछे सवातिया पड़ी पड़ी, बवारिया बसूरिया करी करी, पाछे सवातिया पड़ी पड़ी,
जब जब बांसिया बजावला, जब जब बांसिया बजावला, काधा सुध बूध बिसरावला। हो जब जब बांसिया बजावला, काधा सुध बूध बिसरावला। हो जब जब बांसिया बजावला, काधा सुध बूध बिसरावला। जब जब बांसिया बजावला, काधा सुध बूध बिसरावला। हो जब जब बांसिया बजावला। इस लोकगीत के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।